वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे एजेंडा 5 में। और ब्रेक पे जाने से पहले मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है इसके ऊपर हम बात कर रहे थे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और इसके अलावा एक और बड़ी आम स्टोरी और डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। आज ख़ास तौर पे जो प्रेस मीटिंग हुई है, जो ब्रीफिंग हुई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुनियानुल मरसूस का जो है वो 1 साल जो है वो मुकम्मल हो रहा है। और ये 1 साल पहले की जो सिचुएशन थी ये भी बड़ी क्रिटिकल थी। और अब से कुछ देर पहले जैसे मैंने बात की अपने गेस्ट के साथ इस हवाले से कि ये जो इंडिया है नेबरिंग कंट्री, वो ये शायद समझ रहा था कि शायद कोई ये बनाना रिपब्लिक है, इसके अंदर कोई भी एडवेंचर किया जा सकता है। एक तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है कि इंडिया के अंदर जब भी कोई इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती है, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को यूज़ किया जाता है। इससे पहले भी पास्ट में होता रहा, मगर किसी ने भी ये डेयर नहीं किया। 1-2 दफ़ा कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन हमेशा बड़ा भरपूर जवाब इंडिया को दिया गया। मगर दिस टाइम अराउंड इंडिया ने कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद उनकी जो हज़ीमत है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, और पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा जवाब दिया गया कि शायद बहुत सारे ममालिक या दुनिया में कोई भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। टेक्निकली जिस तरह ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया गया, दैट इज़ कमेंडेबल। ये एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात बिल्कुल इस वक्त जो है आप समझ लें, बिल्कुल एक न्यूट्रल इसके ऊपर ओपिनियन दे रहा हूँ कि जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया गया। क्योंकि आप ऑन दी अदर हैंड देखें कि जहाँ पे भारत का मीडिया था, इस सारे अरसे में जो कुछ वो दिखा रहे थे, अपने लोगों को जिस किस्म के गुमराहकुन बयानात दे रहे थे, जिस तरह की स्टोरीज उनको जो है वो आउटब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ और ख़ास तौर पे जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स उनके हैं और वॉर मॉन्गर्स हैं, उनको लाकर टीआरपी के लिए उन्होंने जिस किस्म की स्टेटमेंट्स देना शुरू की, एक बहुत ख़तरनाक खेल खेलने की कोशिश की गई। बट थैंक्स टू आवर लीडरशिप कि उन्होंने इसको जिस तरह से टैकल किया, इसको जो है वो पूरा साल जो है वो होने जा रहा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। हमारे गेस्ट जो हैं इसके ऊपर मैं उनसे ज़रूर उनका व्यू लेना चाहूँगा। मेरे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक एनालिस्ट भी हैं। उनको वेलकम करूँगा। और इससे पहले साजिद हबीब साहब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हमारे साथ थे, और डॉक्टर रिजवान नसीर साहब थे। तो एक दफ़ा फिर वेलकम करूँगा सबको। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब को इस वक्त ज्वाइन हमें कर रहे हैं, उनको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर सज्जाद, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। और डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग विद दिस, ये सारी सिचुएशन जो कुछ होती रही, और जैसा भी मैंने एक मुख्तसर सा एक बताया, एक पॉइंट आपके सामने रखा कि ये कुछ होता रहा साल भर पहले, और नाउ दिस टाइम अराउंड क्या इनकी हज़ीमत जो है वो अब ख़त्म हो चुकी होगी? क्योंकि मीडिया के ऊपर जो बयानात इस वक्त दिए जा रहे हैं वो अभी भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तो ये जो सिचुएशन जिसमें मोदी साहब ने खुद अपनी नेशन को डाल दिया, अब कैसे इससे जो है वो बैक ऑफ कर सकते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात हो जाए। जी, प्लीज़। बहुत शुक्रिया। देखिए, तारीखी तनाजुर में अगर हम बात करें तो जो भारत की तारीख है वो हज़ीमत से भरी हुई है, सुबकी से भरी हुई है, और फॉल्स फ्लैग एक्सपर्ट स्टेट के तौर पर उभर कर अब दुनिया में सामने आई है। आप देखिए कि माजी के जितने भी इनके जो चीफ ऑफ इनके डिफेंस फोर्सेस रहे हैं या डिफेंस स्टाफ रहे हैं, वो सब अपनी जगह पर उनका एक मकाम होगा। जो अच्छा बुरा वो तो तारीख ने साबित भी किया है। लेकिन दो इनके जो सरबराहान हैं, एक बिपिन रावत और एक अनिल चौहान, हमेशा याद रखेंगे हिंदुस्तान के इन दो लोगों की वजह से हिंदुस्तान को हजीमत का, बदनामी का, सुबकी का सामना करना पड़ा बैनुल अक़वामी सतह पे, और सिफाती तौर पर भी तनहा करके रख दिया। माजी में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में जिस तरीके से हमने इनके मूंछों वाले पायलट को पकड़ा, जो पूरी दुनिया ने देखा, और जो हमारा ऑपरेशन था, और फिर जो और फिर बिपिन रावत जो है वो उनकी जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो उन्होंने एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी, और बाद में वो साबित हुआ, बल्कि उसमें तो लतीफे बने कि वो सर्जिकल स्ट्राइक है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक हमने नहीं किया। और अनिल चौहान, जिन्होंने एक फॉल्स फ्लैग का उन्होंने, मैं समझता हूं कि पॉलिटिकली एक इन्फ्लुएंस नजर आया, इंटरवीन नजर आया, जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है भारत का, जो उसकी एक पहचान भी है, बदकिस्मती से जो आजकल हिंदुत्व का जहां पे राज है जी। तो उन्होंने अपनी यानी अफवाज को अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी ने इस्तेमाल किया। पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन किया,
जिसमें 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के फासले पे जो है कुछ टेक्निकलिटीज भी इसमें है जो दिफाई उमूर के माहिर है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स जो है इनकी बदनाम जमाना जो राइफल्स है वो उनकी चेक पोस्ट है वहां पे, और 3 से कोई मेरे ख्याल में 4 किलोमीटर के पास दीगर जो इनकी रिजर्व फोर्सेस जो हैं वो भी वहां पे मौजूद थी। और ये एलियंस की तरह लोग आए, उन्होंने लोगों को कत्ल किया और वो वहां से गायब हो गए। ये इन्होंने एक झूठी मन गढ़ंत एक राम कहानी जो है वो अपने लोगों को सुनाई उन्होंने, और उसके बाद उसको साबित करने के लिए 1 साल का अरसा गुजर गया। अब हम उसकी सालगिरह मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ऑपरेशन जो बुनियानुल मरसूस था, मार्का हक था, जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ तस्वीराती तौर पर बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को एक सिफारती हब और एक दुनिया को मरकज़े निगाह बना दिया पाकिस्तान का। यानी पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, दूसरी जानिब वो ऑपरेशन गजब लिल हक में जो है वहां पर भी एंगेज है। और यहाँ पर आप देखें कि अभी हम इसकी खुशियां भी मना रहे हैं और हम बड़े कॉन्शियस भी हैं अपनी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम ने, हमारी सोशल मीडिया ने, हर मकतब फिक्र ने इस जो मई की जंग हुई है हमारी, जो एक मुख्तसर वार कह सकते हैं, ये तो हमारा 1 घंटे का ऑपरेशन था। अगर इस ऑपरेशन को थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो अभी तो इनकी बठिंडा या इनकी उधमपुर या इनकी ब्राह्मूस की इंस्टॉलेशन या इनकी उड़ी और पठानकोट जो है उसको हमने डिस्ट्रॉयड किया, और मुतादिद और भी इनकी एयरफील्ड्स हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम के दौरानिए के मुताबिक ही मुझे कहना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं अगर मजीद 1 घंटा हमें मिल जाता तो शायद भारत जो है उसकी जो सूरत हाल होती वो पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसी ही थी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी इंस्टॉलेशन को हमने एक बहुत महज मुख्तसर वक्त के अंदर टारगेट किया और जो उसका रिजल्ट है मेरे ख्याल में अभी तक दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, और बल्कि कई अरसों तक इसके ऊपर बात जो है वो की जाती रहेगी। एयर वाइस मार्शल साहब जो हैं वो साजिद हबीब साहब रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एयर वाइस मार्शल साहब ज़रा आपकी तरफ आऊँगा। एक टैक्टिकली और एक टेक्निकली एक ऐसा काउंटर और एक ऐसी रिटेलिएशन, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जब हिटलर के पास, आई रिमेंबर कि जब पावर थी एयर फोर्सेस के ज़रिए उसने लंदन के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में टेक्निकली इतना साउंड नहीं होगा। ये जो प्रिसीजन के साथ अटैक किया है, मैं अभी तक देख रहा हूँ दुनिया की हिस्ट्री में ऐसे बड़े कम मौके आए हैं, और ये फॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ही ये गया है, इसका क्रेडिट। और जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया, मेरे ख्याल में आज तक जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं ना और उनके जो पॉलिसी मेकर हैं और स्ट्रेटेजी मेकर हैं, वो आज तक इसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हुआ क्या था। मैं चाहूँगा ज़रा उस मोमेंट को रिकॉल किया जाए कि ये जो कुछ हुआ, और ये जो टेक्नोलॉजी की बात होती थी कि रफ़ायल की और दीगर जो हैं वो तेजास की बात हुआ करती थी, ये बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है उसको ढेर किया। क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा ज़रा उस मोमेंट को रिकॉल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स अल्लाह का एहसान और करम होता है, अल्लाह पे एतमाद के साथ हमारे जवान, हमारी फोर्सेस, हमारी नेवी ये सारे करते हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत भी होती है। टेक्निकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब अभी हमारे सजाद साहब ने जो बात की कि जब वो पिछली दफ़ा उनको हजीमत उठानी पड़ी, तो फिर आपने भी कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते, तो बुनियादी तौर पे जो फ़र्क था एक जनरल पब्लिक ओपिनियन उनके लिए कंसिडरेशन के लिए अगर मैं कहूँ कि उनका फोकस भारत का सिर्फ राफेल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर था। यस, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और ख़ास तौर पे जब से ये चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर आए हैं, J-10 की इंडक्शन इतने शॉर्ट टाइम में हुई है। आई बीन इन सर्विस फॉर 34-35 ईयर्स। एक जहाज, एक सिस्टम को इंडक्ट करने का मतलब होता है कि उसकी पूरी ट्रेनिंग, तरबियत, सप्लाई चेन, हर चीज करके और अपने पायलट्स को वॉर रेडी करना, ये इंडक्शन होती है। पायलट्स को और सिस्टम को और हर वेपन को और अपने बैकअप को, ये 1 साल के कम अरसे में जो अचीव किया है, ये अमेजिंग फीट थी। तो भारत प्लेटफॉर्म सेंट्रिक था उनकी एयरफोर्स। हमारी एयरफोर्स जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम्स सेंट्रिक थी। हमने सिस्टम्स का एक सिस्टम बनाया। हर J-17 itself is platform is a system। उसका अपना रडार है, अपने मिसाइल है, अपने उसके एवियोनिक्स है। J-10 का इसी तरह है, AWACS का अपना इसी तरह है, AREI का इसी तरह है। तो ये एक जो एरियल बैटल मैनेजमेंट थी और मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स थी, इसमें हमारे हर इंडिविजुअल ने कमाल किया। और इनके लिए रास्ता बनाने वाले के कौन से ट्रैक से जाना है, कौन से ट्रैक से जाना है और कैसे और करना है, उसके लिए हमारी साइबर फोर्स ने कमाल किया। So I think
इतना काफी है बताने के लिए कि वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक थे कि राफेल होगा तो ये कर देते, और हम लोगों ने उससे बहुत आगे का सोच के, इसलिए आप याद रखिए कि जिस रात को ये सारा सिलसिला चल रहा था और एयर चीफ का डिसीजन था, और ये बड़ी जबरदस्त प्लानिंग थी हमारी तीनों फोर्सेस के कमांडर की, सीडीएस जॉइंट वेंचर था, एब्सोल्युटली पूरी सिनर्जी। मैंने अपनी हिस्ट्री, अपनी सारी पिछली जंगों की भी है, इतनी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन सिनर्जी नहीं देखी कि हम उस वक्त तक नहीं करेंगे। आपको पता है 55 मिनट्स तक ये जहाज हमारे फिरते रहे, उनके फिरते रहे। एग्जैक्टली, लॉन्गेस्ट डायरेक्टिव था कि जब तक वो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस कोई वेपन नहीं फेंकेंगे, हम पहल नहीं करेंगे जी। और द मोमेंट जैसे उन्होंने किया तो एयर चीफ ने कहा आई वांट राफेल, और अल्लाह ताला का करम है कि वो जिसके ऊपर नारियल फोड़े गए थे वो 01 टेल नंबर भी मलबा उसका आपने देखा, और उसका मलबा भारतीयों ने दिखाया, हमने नहीं दिखाया। दिखाना बड़ा बुनियादी, तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में जितना मैंने बताया है, वो सिस्टम, वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक थे, यहाँ पे पूरे सिस्टम को मैनेज किया गया। एग्जैक्टली, दैट इज इट। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मास्टर प्लानिंग थी, और मेरे ख्याल में इंडियंस ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का जो है वो जवाब मिल सकता है। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और पाकिस्तान में ये चीज़ हमें नज़र आई पिछले साल, जो इस वक्त दिस टाइम अराउंड जो सिचुएशन थी, इसको अगर आज रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमारे लिए बीइंग अ मीडिया पर्सन, खुद हम इस चीज़ का, ये तो नहीं कि अपने मुंह से कहेंगे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, बट स्टिल दुनिया ने इसकी तारीफ की, बड़ा रिस्पॉन्सिबली हमने जो है वो प्ले भी किया। और ख़ासतौर पे जो ये क्रॉस बॉर्डर जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी, जिस किस्म के एनालिसिस हो रहे थे, सूडो इंटेलेक्चुअल्स को, वॉर मॉन्गर्स को बिठाया जा रहा था, हमारे यहाँ लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली प्ले किया। और आई स्टिल रिमेंबर कि DGISPR जो है वो बड़ा सेफली उन्होंने और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से इसको हैंडल किया। तो हम एक तरफ तो बैटलफील्ड के अंदर भी काम कर रहे थे, और दूसरा ये कि मीडिया के एंड पे भी बड़ा सेंसिबली प्ले किया। इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखें, मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में जब से मैं इस बैनुल अक़वामी सियासत को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और आई बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी फॉर लास्ट 20 इयर्स, तो मैं अब ये कहता हूँ कि पहली दफा तारीख में पाकिस्तान की सिनर्जी, डिफेंस की, डिप्लोमेसी की, मीडिया, वॉर टाइम नैरेटिव की, तमाम की परफेक्ट थी। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक जो वॉर टाइम नैरेटिव होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमारे मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के साथ पाकिस्तान की लेजॉनिंग, जो रिलेशनशिप था, और बड़ा टाइमली चीजें शेयर हो रही थी। हमारी फौज के जो DGISPR हैं या दीगर उनके साथ बैठे हुए थे, एयरफोर्स के और नेवल के, हमने सबसे पहले जो एक टेंजिबल एविडेंसेस थी, सैटेलाइट इमेजरी, वो चीजें जो हमने उनके जहाज गिराए, हमने जहां पे टारगेट किया, उनकी तबाहशुदा चीजें जब दिखा दी पूरी दुनिया को, तो उसके बाद पूरी दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान ने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। तो आपने ये भी देखा होगा कि एट द सेम टाइम जब उनको नुकसान हुआ है तो वो भागे कि जनाब इस जंग को बंद करवा दिया जाए। तो आप ये भी देखिएगा कि जो वॉर टाइम नैरेटिव था वो ना सिर्फ हर तरफ गया, फैला, उसने ऐसा इम्पैक्ट जनरेट किया कि पूरी दुनिया के जो फॉरेन डिप्लोमैट्स भी हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान अचीव्ड इट्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हमारा तो यही था कि हम डिफेंसिव लड़ रहे थे, उनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो वॉर टाइम नैरेटिव उसमें बहुत आला खेला है, और उसके साथ साथ जो सिनर्जी थी विद द डिप्लोमैट्स, पाकिस्तान के मिशंस दुनिया में जहां जहां थे, उन्होंने वहां उन्हें बताया कि कैसे पाकिस्तान इज फाइटिंग वेरी वेलियंटली। और उसके बाद तीसरी चीज जो आती है हमारी डिफेंस की सारी फोर्सेज, उसमें भी आप ये देखें कि जो एयरफोर्स कर रही थी ऑपरेशंस, और एट द सेम टाइम हमारी आर्मी कर रही थी, और एट द सेम टाइम नेवी मुतहरिक थी, जैसे इन तीनों की जो इंटरऑपरेबिलिटी थी, मैं ये समझता हूँ इसने भी एक ऐसा मैसेज दिया कि जनाब अब जो है ना पाकिस्तान इम्प्रेग्नेबल है, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा विद दिस क्लोज के वी मेड सच एन इम्पैक्ट के अभी आने वाली जो जनरेशन है वो याद रखेंगी, और दुनिया में वॉर का नैरेटिव बढ़ाया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान ने इसको अचीव किया। दैट इज इट। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, और खास तौर पे हमने जो उनके प्लेन्स को जिस तरह से गिराया है, ये इसकी आपको तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये इतनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। वॉर स्टडीज़ के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे पास जो ये बैटलफील्ड में जो कुछ होता है, द वर्ल्ड हैड नेवर सीन सच थिंग कि इस तरह से आपने एक MMM आलम साहब का एक रिकॉर्ड था, उसको नो डाउट जितनी तारीफ की जाए कम है।
उस वक्त ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास ह्यूमन पावर थी, ना हमारे रिसोर्सेज इतने थे, बट स्टिल वो आज तक याद रखा जाता है। मैं लास्टली डॉक्टर सज्जाद साहब की तरफ आऊँगा, ज़रा उनसे जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये ज़रा भी बात हो रही थी, आज एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है और आज एक दफ़ा फिर बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ा क्लियर मैसेज एक दफ़ा फिर दे दिया है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं, अगर आप इस तरह को कोई मिस एडवेंचर दोबारा करना चाहते हैं, तो वी आर ऑल रेडी फॉर दिस। क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? क्या आपके ख्याल में कि ये दोबारा से जो वॉरमोंगर है जो कि अभी अपने एक स्टेट के अंदर बहुत बुरी तरह से इलेक्शन हारा है, क्या ये दोबारा से चांस ले सकता है? क्योंकि ये तो एडवेंचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इस दफ़ा ये हिम्मत कर सकते हैं? प्लीज़। देखिए, एवीएम साहब ने अभी थोड़ी देर पहले राफेल का जिक्र उन्होंने किया। राजनाथ सिंह साहब ने उस पे, मैं आपके सवाल की तरफ भी आऊंगा, जी, जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरह नींबू काटे थे और नारियल फोड़े थे, और याद होगा एवीएम साहब को भी कि उस पे उन्होंने वो सिंदूर जो है उसको भी निशान लगाया था। इट मींस ये कि ये पहले से इन्होंने इस तरह का एक बोंडा फॉल्स फ्लैग को इन्होंने ऑपरेशन करना था, और ये एक ऑपरेशन का नाम उसको सिंदूर देना था, एज ए सेंटिमेंट। जो भारत का एक वतीरा रहा है कि वो हमेशा लोगों के जज्बात से खेलता है, तो उसने उस सिंदूर का जो है वो इंतखाब पहले ही उन्होंने कर लिया था। लेकिन उसके बाद फिर हमारे J-10C और फिर हमारे JF-17 थंडर और PL-15 जिसने अपनी महारत दिखाई, और बड़ी टाइमिंग जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब जो आपने कहा कि देखिए ये मिस कैलकुलेशन की हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं बार बार, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, मतलब उसका हमें मिसकैलकुलेशन किस तरह की हुई है। यही मिसकैलकुलेशन थी कि हमारी जो प्रॉक्सीज हैं वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपना काम कर रही हैं, वहां पे हमारा इंटेलिजेंसिया, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो वहां पे एंगेज है, हमारी ग्राउंड फोर्सेस जो है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है सब वहां पे इन्वॉल्व है। और दूसरी जानिब एक हम पर हाइब्रिड वॉर जो थी वो मुसल्लत की हुई थी। तो उन्होंने कहा जी टाइमिंग बड़ी अच्छी है, तो उन्होंने गरम गरम हलवा खाने की कोशिश की। तो उनसे यही मिसकैलकुलेशन हुई कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करके, और देखिए हमारे मुसल्लह अफवाज की वो जो आप टैक्टिक्स और टेक्निकलिटीज की बात करें ना, उसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कहीं पर भी हमने उजलत का मुजाहरा नहीं किया, एग्रेशन का मुजाहरा नहीं किया। बिल्कुल। बड़े आराम से, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने कैप्चर किया, चाहे हमने उनके टारगेट्स के कहां से ये मेजर्स जो है ये फायर हो रहे हैं या स्ट्राइक्स कहां से हो रही हैं, हमने उनको टारगेट किया, लॉक किया। उसके बाद हमने अपनी भरपूर टाइमिंग पे, यानी विद इन 1 आवर जो है हमने इनको मजबूर कर दिया कि अबू के पास चले गए कि हमें बचाओ, वरना पाकिस्तान को अगर 1 घंटा मजीद मिल जाता, तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था। तो मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान की कसीरुल जहती और जिस तरीके से मल्टी डोमेन जो ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने किया, उसके बाद पाकिस्तान का की जो इंपॉर्टेंस थी, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, उसको हम माजी में नहीं जो है वो उसको एस्टेब्लिश कर सके। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद और हमारी जो फोर्सेस की जो महारत थी, जो फिर हमारी एयरफोर्स के शाहीन जिन्होंने माजी में भी जो है वो सबक सिखाया है, आपको पता है बहुत सारी मिसालें, आपका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं सिर्फ ये कंक्लूड करूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए वो फखरिया और वो सर उठा देने वाला जो था मकाम था कि जब हम इस मायूस हो चुके थे कि जी हमारे पे हमले हो रहे हैं, हमारे मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद में हुआ, जिस तरीके से दीगर इलाकों में सब हुआ, तो हमारे जिस तरह हम इंतजार में थे कि हमें तो पहले कभी हमारी मुसल्लह अफवाज ने मायूस नहीं किया, वहां पे वो टाइमिंग पे अपना काम कर रहे थे, उन्होंने अपने जो टारगेट्स थे उनको लॉक किया हुआ था। फिर उन्होंने हमने कम्युनिकेशन वार के साथ, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन वार, थैंक यू, वो हमने उनके थैंक यू तमाम सो वेरी मच। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत अच्छी गुफ्तगू है इसके ऊपर, इंशाल्लाह फिर एक और प्रोग्राम, बल्कि अब तो सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इंशाल्लाह इस जबरदस्त वाक़े के हवाले से जरूर बात होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब का कि वो हमारे साथ थे, डॉक्टर रिजवान नसीर का और डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब का। लास्टली हमारे साथ ये जो कुछ अभी तक हुआ जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, इस मोमेंट को दोबारा से रिकॉल करने की ज़रूरत है। एंड मैसेज इज क्लियरली सेंड कि अगर आगे से कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो जैसे पहले टॉलरेट नहीं किया गया था, दिस टाइम अराउंड पहले से ज़्यादा सख्त जवाब जो है वो दिया जाएगा। बी वेरी केयरफुल नाउ। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। यासिर हुसैन और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।